हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, पर्यावरण अध्ययन एवं आपदा प्रबंधन, जिसे हम EENDM के नाम से जानते हैं, उसका 7वां और अंतिम चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। उसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और जैसा कि हम करते हैं आज के पूरे वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर हम फिनिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सिलेबस सबसे पहले देख लेते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? डिजास्टर मतलब होता है आपदा, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। तो इसके बारे में फ्रेमवर्क इसका क्या है, इसके योकोहामा स्ट्रेटजी फॉर ए सेफर वर्ल्ड, इसके अलावा ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन और सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, ये सारी चीजें हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, तो उसकी तैयारी और उसका रिस्पांस क्या है इंडिया में। इसके अलावा NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी है, उसकी गाइडलाइंस क्या है। नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 क्या है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 क्या है। इसके अलावा NDRF है, वो क्या है। SDRF है, DDRF है, आपदा मित्र हैं, वो क्या होते हैं। और इसके अलावा केस स्टडीज भी हैं, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक, जो कोविड-19 फैला था, कोरोना फैला था, उसके बारे में केस स्टडी, अर्थक्वेक की केस स्टडी, फायर फाइटिंग की केस स्टडी, थंडर स्टॉर्म एंड लाइटिंग की केस स्टडी भी आपको पढ़ना है। तो आइए सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक हम लेते चलते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है। तो आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपदाओं से पहले, आपदाओं के दौरान और बाद में लोगों और संपत्तियों की रक्षा के लिए की जाती है। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपदा प्रबंधन नाम से पता चल रहा है कि जब कोई आपदा आ जाती है, तो आपदा जब आ गई तो उसके पहले से तैयारी करना, उसके दौरान, आपदा के दौरान कार्रवाई करना, लोगों को जान बचाना, संपत्तियों की रक्षा करना, और उसके बाद जैसे लोग विस्थापित हो जाते हैं तो बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, उनको फिर से स्थापित करना अपने स्थान पर। तो ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो आपदा प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपदाओं से पहले, दौरान और बाद में लोगों और संपत्तियों की रक्षा के लिए की जाती है। आपदा प्रबंधन का उद्देश्य आपदाओं के जोखिम को कम करना, आपदाओं के प्रभावों को कम करना और आपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता करना है। ये आपदा प्रबंधन के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, जिनमें आपदाओं के जोखिम को कम करना, आपदाओं के प्रभाव जो पड़ रहे हैं उसको कम करना और आपदाओं से जो प्रभावित लोग हैं उनकी सहायता करना। आपदा प्रबंधन का ढांचा अगर हम बात करें यानी उसका फ्रेमवर्क क्या होता है, तो आपदा प्रबंधन का ढांचा 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो होता है तैयारी करना। इस चरण में आपदाओं के जोखिम को कम करने और आपदाओं के लिए तैयार रहने के लिए उपाय किए जाते हैं। जैसे हमको पता है कि बरसात के मौसम जब होता है तो बिजली गिरने की संभावना रहती है या फिर भूस्खलन होने की संभावना रहती है, तो पहले से एडवाइजरी जारी की जाती है। पहले से मौसम विज्ञान द्वारा बता दिया जाता है कि इस जगह पर मूसलाधार बारिश होगी या भूस्खलन की संभावना है या बिजली गिरने की संभावना है, तो तैयार रहें। तो ये क्या है, इसको तैयारी कहते हैं कि पहले से हम तैयारी करके रखें, लोगों को जागरूक करें, सारा चीज बताएं कि कैसे हम जोखिम को कम कर सकते हैं और स्वयं को कैसे तैयार रख सकते हैं। तो पहला इसमें फ्रेमवर्क में है तैयारी। दूसरा है प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स। इस चरण में आपदा के दौरान लोगों और संपत्तियों की रक्षा के लिए उपाय किए जाते हैं। जब आपदा आ जाती है तो लोगों और संपत्तियों की रक्षा कैसे की जाए, ये रिस्पॉन्स में यानी प्रतिक्रिया में आता है। तीसरा हो गया आपका रिकवरी, पुनर्स्थापन। इस चरण में आपदा से प्रभावित लोगों और समुदायों को पुनर्स्थापित करने के लिए उपाय किए जाते हैं। जो लोग बेघर हो जाते हैं, मान लीजिए बाढ़ में किसी का मकान बह गया, टूट गया, भवन क्षतिग्रस्त हो गए, तो लोग दूसरे स्थानों पर उनको भेज दिया जाता है। अब वो कब तक कैंप में रहेंगे दूसरे, उनको फिर से स्थापित किया जाएगा जब बाढ़ का खतरा चला जाएगा या जो भी इस तरीके की आपदा है उसका खतरा चला जाएगा। तो और सबसे लास्ट का है प्रतिबिंब यानी रिहेबिलिटेशन। इस चरण में आपदाओं से सीखे गए सबक और अनुभवों का उपयोग करके आपदा प्रबंधन प्रणाली में सुधार किया जाता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि फ्रेमवर्क को दर्शाते हैं किसी भी आपदा के लिए। फ्रेमवर्क या ढांचा कह लीजिए या खाका कह लीजिए। तो इसके कौन कौन से चरण हैं इसके तैयारी में, आपदा प्रबंधन के ढांचे में? एक तो तैयारी, दूसरा प्रतिक्रिया, तीसरा पुनर्स्थापन और सबसे चौथा है प्रतिबिंब यानी रिहेबिलिटेशन। आगे बढ़ते हैं विश्व स्तर पर आपदा प्रबंधन के ढांचे यानी फ्रेमवर्क, वर्ल्ड लेवल पर। तो विश्व स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित ढांचे अपनाए गए हैं या 3 प्रमुख फ्रेमवर्क हैं। पहला है योकोहामा रणनीति एक सुरक्षित दुनिया के लिए, योकोहामा स्ट्रेटजी फॉर ए सेफर वर्ल्ड। दूसरा है ह्यूगो ढांचा कार्रवाई यानी ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, HFA, H फॉर ह्यूगो, F फॉर फ्रेमवर्क, A फॉर एक्शन।
तीसरा है सेंडाई ढांचा कार्रवाई के लिए, यानी सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, यानी इसको एसडीजीएस कहते हैं या इसको कहते हैं एसएफए, यानी सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, इसको शॉर्ट में इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये तीन है, आइए एक एक करके हम देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, इनको शब्द से ही आप समझ सकते हैं। योकोहामा रणनीति एक सुरक्षित दुनिया के लिए, ये क्या है, तो ये ढांचा या फ्रेमवर्क है 1999 में इसको अपनाया गया था। हुआ क्या था कि जापान में 1994 में एक भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के बाद जापान के योकोहामा शहर में आयोजित विश्व सम्मेलन ने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को अपनाया, जिसको हम योकोहामा रणनीति एक सुरक्षित दुनिया के लिए इस नाम से जानते हैं। 1994 में जब जापान में भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से तबाही हुई, तो उसके बाद 1999 में क्या हुआ, जापान का एक शहर है उसका नाम है योकोहामा, तो उस शहर में एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था। विश्व सम्मेलन का आयोजन जिसमें पूरे देश के जो है तो विभिन्न देशों ने प्रतिभाग किया था, उनके प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया था। उसका मकसद ये था कि जापान ने जो सहा है, जैसे वहां पर इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, भूकंप आया, इतनी तबाही हुई, तो अन्य देशों के यहाँ भी इस तरीके अगर तबाही हो रही तो उसको कैसे रिस्क को कम किया जा सकता है, कैसे उस तबाही को, उस विपदा को या आपदा को रोका जा सकता है, और लोगों की कैसे मदद की जा सकती है, आपसी सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, देशों को तकनीकें कैसे विकसित की जा सकती हैं। तो इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए ये विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जापान के योकोहामा शहर में ये विश्व सम्मेलन हुआ था। इसमें जो आपदा के रिस्क को कम करने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए इसलिए इसको जाना जाता है योकोहामा रणनीति एक सुरक्षित दुनिया के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये कब अपनाया गया था, ये फ्रेमवर्क 1999 में, और वहां पर भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के बाद तबाही कहाँ हुई थी, 1994 में, जिसके बाद जापान ने बहुत सारी चीजें सीखी और इसी वजह से जापान के योकोहामा शहर में फिर ये विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य मकसद था कि दुनिया को सुरक्षित कैसे रखा जाए आपदाओं से, और उनके रिस्क को कैसे कम किया जाए, कैसे हम एक दूसरे की सभी देशों के बीच आपस में सहभागिता बढ़े। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ये विश्व सम्मेलन हुआ था। तो यह रणनीति या फ्रेमवर्क आपदाओं के जोखिम को कम करने और एक सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। यानी इससे विश्व सम्मेलन से जो बातें निकल करके आई, उससे अन्य देशों ने अपने यहाँ अपनाया, और उनके यहाँ जब आपदा आई तो उससे बहुत हेल्प मिली उस आपदा को कम करने में, उसके प्रभावों को कम करने में, उसके रिस्क को कम करने में, लोगों की मदद करने में, तकनीक के माध्यम से कैसे हम आपदाओं पर जो विजय पा सकते हैं, ये सभी चीजें इसमें निकल करके आती हैं और वो मार्गदर्शक सिद्धांत का कार्य करती हैं किसी भी देश के लिए। इस रणनीति के उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्ट्रेटजी, एक तो जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, लोगों की जान बचाना, कम से कम जो हो तो लोगों की जान जाए, कम से कम लोग क्षतिग्रस्त हों, संपत्ति की उनकी रक्षा करना, जोखिमों को कम करना, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, अन्य प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए दीर्घकालिक उपाय कौन से हम अपना सकते हैं, तैयारी बढ़ाना, आपदाओं के लिए तैयार रहने के लिए लोगों को जागरूक करना, योजना बनाना और क्षमता निर्माण करना, समुदायों को सशक्त बनाना, आपदा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देना, जो वहाँ लोकल रहने वाले लोग होते हैं, यदि वहाँ इस तरीके की आपदाएं आती रहती हैं, जैसे कहीं बाढ़ जनरली हर साल आ जाती है, कहीं भूस्खलन है तो आ जाता है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, तो वहाँ पर लोकल जो लोग हैं उस कम्युनिटी को स्ट्रांग बनाना, उनकी सहभागिता को बढ़ाना, उनको जागरूक करना, उनको बहुत ट्रेंड करना हर तरीके से, ताकि वो उस आपदा से निपटने में सक्षम हो सकें। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, आपदा प्रबंधन में ज्ञान और संसाधनों को साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना, ये इसके क्या थे, प्रमुख उद्देश्य थे इस रणनीति के। जो योकोहामा के शहर में, जो जापान के शहर योकोहामा में ये जो विश्व सम्मेलन हुआ था, जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, जोखिमों को कम करना, तैयारी बढ़ाना, समुदायों को सशक्त बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। इस रणनीति के क्षेत्र क्या क्या है, एरियाज ऑफ स्ट्रेटजी क्या है, इसके आपदा जोखिम मूल्यांकन और निगरानी, यानी जोखिम का मूल्यांकन करना, जो आपदा के फलस्वरूप हो रही है उसकी सतत निगरानी करना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यानी आपदा का जोखिम रिस्क है उसको कम करना, कम से कम करना, आपदा प्रस्तुति और पूर्व चेतावनी, यानी आपदा के लिए तैयार रहना और पूर्व चेतावनी निर्गत करना, जैसे कभी भी मौसम खराब होता है तो मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी की जाती है कि बहुत गरज बरज के साथ बिजली गिर सकती है इस क्षेत्रों में, यहाँ पर बहुत मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो इस तरीके की आपदा के लिए तैयार रहना, आपदा प्रस्तुति से मतलब आपदा तैयारी और पूर्व चेतावनी। आपदा प्रतिक्रिया और रिकवरी, आपदाओं के दौरान लोगों को बचाने और आपदा के बाद पुनर्वास कार्यों में मदद करने के लिए राहत कार्यों का समन्वय करना, यानी आपदा प्रतिक्रिया और रिकवरी।
अब इस रणनीति का प्रभाव क्या पड़ा, इसका इम्पैक्ट ऑफ द स्टेट यानी जो फ्रेमवर्क अपनाया गया योकोहामा एक सुरक्षित दुनिया के लिए, योकोहामा रणनीति ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया और इसे वैश्विक समुदाय द्वारा व्यापक रूप से यानी विश्व के जो बहुत अन्य देश थे जहां आपदाएं आती रहती थी उन्होंने इसको अपनाया फ्रेमवर्क को। और इस रणनीति का प्रभाव यह रहा कि आपदा प्रबंधन में अधिक निवेश हुआ, जागरूकता बढ़ी और आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता बढ़ी है, इसका इतना प्रभाव पड़ा था। रणनीति की प्रमुख विशेषताएं क्या रही, ये योकोहामा रणनीति एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है जो आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करती है। यह रणनीति स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ाती है जो कि आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह रणनीति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है जो आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण है। इसी के बाद अब पहला ये तो योकोहामा रणनीति एक सुरक्षित दुनिया के लिए हो गया। दूसरा था ह्योगो ढांचा कार्रवाई के लिए यानी फॉर एक्शन, द ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, इसको कहते हैं HFA, H फॉर ह्योगो, F फॉर फ्रेमवर्क और A फॉर एक्शन, ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। तो ये 1999 में आपको पता है योकोहामा ये एक सुरक्षित दुनिया के लिए फ्रेमवर्क जारी हुआ। तो इसकी सफलता के बाद जब इसकी सफलता मिली, लोगों ने इसको अपनाया, आपदा प्रबंधन में आपदा को कम करने में, उसके रिस्क को कम करने में मदद मिली, तो फिर ये क्या हुआ 2005 में जो जापान का एक और शहर था ह्योगो, वहां पर यूनाइटेड नेशंस ने एक और विश्व सम्मेलन का आयोजन किया जिसको हम जानते हैं ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन यानी HFA के नाम से। तो आप समझ गए होंगे ह्योगो क्या है, जापान का एक शहर है। उस स्थान पर 2005 में दूसरा विश्व सम्मेलन हुआ था इसी के जो आपदा है उसके रिस्क को कम करने के लिए, उसको न्यूनतम करने के लिए और अन्य बातों पर चर्चा करने के लिए, इसलिए इसको कहा जाता है ह्योगो ढांचा कार्रवाई के लिए या ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन HFA। तो ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन HFA शॉर्ट में लिख रहे हैं को जापान के ह्योगो शहर के नाम पर रखा गया है जहां जनवरी 2005 में विश्व आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन जिसको शॉर्ट में WCDR आयोजित किया गया था। विश्व आपदा न्यूनीकरण यानी विश्व की जो आपदा है उनको कैसे कम किया जा सकता है। इस सम्मेलन के फलस्वरूप क्या हुआ, HFA को अपनाया गया यानी ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन को अपनाया गया जो 2005 से 2015 के दशक के लिए यानी 10 सालों के लिए इसको कि 2005 में इसका हुआ और 10 सालों के लिए हमें इस पर काम करना है यानी 2015 तक इसकी अवधि रही, यानी 2005 से लेकर 2015 तक 10 सालों के लिए इस ढांचे को या फ्रेमवर्क को अपनाया गया। और ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयासों के लिए एक वैश्विक खाका था यानी पूरे विश्व के लिए एक ये खाका या फ्रेमवर्क था कि कैसे हम उसको कम कर सकते हैं जो जोखिम है आपदा के। अब यह ढांचा 2005 में अपनाया गया था और वह 2015 तक आपदा प्रबंधन में सुधार के लिए कार्य योजना प्रदान करता है। यह ढांचा आपदाओं के जोखिम को कम करने और एक सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए एक कार्य योजना प्रदान करता है। HFA के उद्देश्य क्या थे, इसके ह्योगो जो फ्रेमवर्क था उसके उद्देश्य 2015 तक 2005 की तुलना में 20% तक आपदाओं से होने वाली मृत्यु दर और 20% तक आपदाओं से होने वाली आर्थिक नुकसान को कम करना, सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन में भागीदारी और समावेश को बढ़ावा देना, आपदा प्रबंधन में ज्ञान और क्षमताओं को साझा करना। HFA के क्षेत्र क्या हैं, वही सारे जो आपदा से रिलेटेड हैं, आपदा जोखिम मूल्यांकन निगरानी, आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो उसके फ्रेमवर्क के थे वही इसके हैं। तो इसमें जो वही जो आपने योकोहामा वाले जो पढ़े थे वही सारे क्षेत्र इसके हैं, आपदा जोखिम मूल्यांकन और निगरानी, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा के लिए तैयारी और पूर्व चेतावनी, आपदा प्रतिक्रिया और रिकवरी, सारे पॉइंट्स वही हैं। HFA का प्रभाव क्या हुआ, जब ये सम्मेलन ह्योगो वाला हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, आपदा प्रबंधन में अधिक निवेश हुआ, लोगों में जागरूकता बढ़ी, देशों में जागरूकता बढ़ी कि हाँ इस फ्रेमवर्क को हमारे यहाँ भी अपनाना है। देशों ने किया ताकि आपदाओं के संकट को कम कर सकें, उसके रिस्क को कम कर सकें, आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता बढ़ी, स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ा। जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मान लीजिए कोई आपदा को पहले से किया जा सकता है, किसी देश के पास टेक्नोलॉजी है तो उसने दूसरे को दिया, दूसरे के साथ साझा किया। तो इस तरह से किसी के यहाँ देश में आपदा आ जाती है तो दूसरे देश वालों की टीम जाती है, टेक्नोलॉजी के साथ भेजते हैं, वहाँ मदद करते हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ों में सहयोग बढ़ा ये आपदा के संबंध में, और पूरे देशों में क्या हुआ, आपस में एक जो साझा की जाती हैं टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज़ें इस तरीके की वो साझा हुई। HFA की जो प्रमुख विशेषताएं थी ह्योगो फ्रेमवर्क की वो क्या थी, HFA एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है जो आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करता है। यह ढांचा स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देता है जो आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह ढांचा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है जो आपदा प्रबंधन में क्या है, महत्वपूर्ण है।
तो इसमें आगे देखते हैं। अब तीसरा आपका आ गया सेंडाई ढांचा कार्रवाई के लिए, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। अब ये देखिए कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। सबसे पहले योकोहामा आया, उसके बाद ह्यूगो फ्रेमवर्क आया और तीसरे नंबर पर ये आया सेंडाई। तो आप देखिए ह्यूगो फ्रेमवर्क की अवधि क्या थी, 10 सालों के लिए, 2005 से लेकर 2015 तक। उसके बाद अब आगे भी इसको बढ़ाना था, तो इसके लिए फिर एक सेंडाई ढांचा कार्रवाई यानी सेंडाई फ्रेमवर्क बनाया गया फॉर एक्शन। तो एसएफए हो गया, वो एचएफए था ऊपर वाला। ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ये हो गया सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। तो ये सेंडाई क्या है? सेंडाई क्या है? जापान का एक शहर है। तो यहाँ तीसरा विश्व सम्मेलन हुआ था, यूएन के द्वारा कराया गया था सहयोग, और इसको फिर इसका जो पूरी अवधि इसकी तैयार की गई कि कब से कब तक के लिए हमको ये फ्रेमवर्क तैयार करना है। तो इस फ्रेमवर्क की जो अवधि थी वो 2015 से लेकर 2030 तक थी। ह्यूगो फ्रेमवर्क की अवधि कब से कब तक थी? 2005 से लेकर के 2015 तक, यानी 10 सालों के लिए। और ये सेंडाई जो फ्रेमवर्क थी इसकी अवधि को 2015 से फिर आगे बढ़ाया गया 15 सालों के लिए, 2030 तक के लिए। तो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एसएफए को जापान के सेंडाई शहर के नाम पर रखा गया है, जहां मार्च 2015 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो आप समझ गए सेंडाई क्या है? जापान का एक शहर है जहां पे तीसरा जो संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया था। किस लिए? आपदा जोखिम को कम करने के लिए। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप एसएफए को अपनाया गया था। एसएफए मतलब सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, जो 2015 से 2023 के दशक के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों के लिए एक वैश्विक खाका या फ्रेमवर्क था। यह ढांचा आपदाओं के जोखिम को कम करने और एक सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए कार्य योजना प्रदान करता है। तो इस ढांचे के उद्देश्य क्या है? 2030 तक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को आधा करना, आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना, स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। सारे जो उद्देश्य ऊपर के जो फ्रेमवर्क हैं वही उद्देश्य इसमें है। कुछ नई चीजें चेंज हो जाती हैं कि और ज्यादा हम आपदाओं के रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, बाकी सब वही रहता है। ढांचे के क्षेत्र की बात करें तो वही सेम जो ऊपर के जो फ्रेमवर्क थे उनमें जो थे क्षेत्र वही इसके हैं कि आपदा जोखिम का मूल्यांकन और निगरानी, आपदा जोखिम का न्यूनीकरण और आपदा की तैयारी और पूर्व चेतावनी, यही सारे इसके ढांचे के क्षेत्र थे। और आपदा प्रक्रिया और रिकवरी, ये चार जो क्षेत्र हैं सभी उसमें फ्रेमवर्क में हैं, वही इसमें भी हैं। अब ढांचे का प्रभाव क्या पड़ा, इम्पैक्ट ऑफ फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क का। सेंडाई ढांचा अभी भी अपनी शुरुआती अवस्था में, क्योंकि 2030 तक के लिए है और अभी 2023 चल रहा है, तो लेकिन इसने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसने आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए कई उपायों को लागू करने में मदद की है, जैसे आपदा जोखिम मूल्यांकन और निगरानी प्रणालियों का विकास, आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को लागू करना, जैसे कि भूमि उपयोग नियंत्रण और चेतावनी प्रणालियां, आपदा प्रस्तुति और पूर्व चेतावनी प्रणालियों का विकास, और आपदा प्रतिक्रिया और रिकवरी क्षमताओं में सुधार। तो ये अभी चल रहा है, क्योंकि 2030 तक के लिए फ्रेमवर्क 15 सालों के लिए है, तो लेकिन इसने काफी प्रगति की है 2023 तक, जिसमें आपदा जोखिम मूल्यांकन और निगरानी प्रणालियों का विकास किया गया, आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को लागू किया गया, आपदा प्रस्तुति और पूर्व चेतावनी प्रणालियों का विकास किया गया। इसके अलावा आपदा प्रतिक्रिया और रिकवरी क्षमताओं में भी सुधार हुआ है। ढांचे की प्रमुख विशेषताएं वही जो ऊपर की थी वही सब इसमें आ जाएंगे पॉइंट्स। यह एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है जो आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करता है। यह स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देता है जो आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करता है जो आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण है। कुछ विशिष्ट उपलब्धियों की यदि हम बात करें सेंडाई फ्रेमवर्क की, तो 2015 और 2022 के बीच आपदाओं के कारण होने वाली मौतों में 20% की कमी आई। इस अवधि के दौरान आपदाओं के कारण होने वाली आर्थिक क्षति में 10% की कमी आई। अधिकांश देशों ने आपदा जोखिम मूल्यांकन और निगरानी प्रणालियों को अपने यहाँ लागू किया। अधिकांश देशों ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के जो उपाय थे उनको लागू किया, जैसे भूमि उपयोग नियंत्रण चेतावनी प्रणालियां। अधिकांश देशों ने आपदा प्रस्तुति और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को लागू किया, और अधिकांश देशों ने आपदा प्रतिक्रिया और रिकवरी क्षमताओं में सुधार किया। तो ये सम्मेलन में जिन जिन देशों ने भाग लिया था या नहीं भी लिया था, तो ये फ्रेमवर्क पढ़ करके उन्होंने अपने समझ करके अपने देश में भी उसको इम्प्लीमेंट किया कि आपदा आने के पहले चेतावनी दी जाए, चेतावनी प्रणालियां स्थापित की जाएं, लोगों को जागरूक किया जाए, उनके जोखिम का मूल्यांकन किया जाए, सतत निगरानी प्रणाली बनाई जाए। ये सभी देशों ने उस फ्रेमवर्क का पालन किया और उससे बहुत हद तक जोखिम के संकट, जो जोखिम के रिस्क थे, उनको कम करने में सफलता हासिल की।
अब हम बात कर लेते हैं आगे। ये तो विश्व के फ्रेमवर्क थे, 3 फ्रेमवर्क आपने देखे विश्व के। एक तो योकोहामा, दूसरा आपका ह्योगो शहर में हुआ था जापान के, तो ह्योगो फ्रेमवर्क, और तीसरा है सेंडाई शहर में जापान के हुए तो सेंडाई फ्रेमवर्क। अब हम भारत की बात पर आ जाते हैं। तो भारत में आपदा प्रबंधन, उसकी तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए क्या हिसाब किताब है, इस पे बात कर लेते हैं। तो भारत में आपदा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित ढांचा अपनाया गया है। मतलब बहुत सारी यहाँ पे एजेंसियां, प्राधिकरण बने हैं, बहुत सारे नियम कानून बने हैं, नीतियां बनी हैं, और बहुत सारे बल हैं जो कार्य करते हैं आपदा प्रबंधन से। तो वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला है आपका फ्रेमवर्क में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, संक्षेप में इसको कहते हैं एनडीएमए। एनडीएमए का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो यह प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय और मार्गदर्शन प्रदान करता है। दूसरा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति यानी नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009। यह नीति आपदा प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। तीसरा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, इसको कहते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये 2005 में बना था। यह अधिनियम आपदा प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। चौथा है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, शॉर्ट में इसको कहते हैं एनडीआरएफ। आपने नाम जरूर सुना होगा, कहीं भी बाढ़ आ जाती है, आग लग जाती है, या सूखे का खतरा कुछ भी होता है तो एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है और वहां पर राहत और बचाव कार्यों में मदद करती है। टीवी वगैरह में आपने नहीं ध्यान दिया तो इसको जरूर अब ध्यान दीजिएगा, न्यूज़पेपर में भी। तो ये एक प्रतिक्रिया बल है एनडीआरएफ, जिसको कहते हैं नेशनल लेवल का, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसको कहते हैं हिंदी में, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। यह बल आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों में मदद करता है। तो ये नेशनल लेवल का, इसी तरीके से स्टेट लेवल के भी बने हैं, जिला लेवल के भी बने हैं, और इस तरीके के कुछ कार्यकर्ता भी बनाए जाते हैं। तो दूसरा है फिर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, तो इसको एनडीआरएफ की जगह एसडीआरएफ कहते हैं, यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। यह बल राज्यों में आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों में मदद करता है। तीसरा है जिला लेवल पे, तो जिला आपदा प्रतिक्रिया बल यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, तो डीडीआरएफ कहते हैं। तो यह बल जिलों में आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों में मदद करता है। और इसी तरीके से आपदा मित्र बनाए जाते हैं, मतलब उनको प्रशिक्षित किया जाता है कि लोगों को कुछ जागरूक जो वॉलंटियर होते हैं कि अगर वो आपदा आ गई है तो कैसे आप लोगों की मदद करें, कैसे सहयोग करें, कैसे लोगों को जागरूक करें। तो ये आपदा मित्र क्या है, एक तरह का यह कार्यक्रम आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों में मदद करने के लिए स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करता है। मतलब वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको आपदा मित्र बनाया जाता है कि आप लोगों को, उनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपदा यदि आती है तो आपको क्या क्या कार्रवाई करने हैं, कैसे लोगों की मदद आप कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जागरूक कर सकते हैं, ये है। तो आइए एक एक करके अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए। तो एनडीएमए का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए की स्थापना 2005 में की थी। एनडीएमए का जो उद्देश्य है, भारत में आपदा प्रबंधन को मजबूत करना है। एनडीएमए विभिन्न प्रकार के आपदाओं के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। ये दिशा निर्देश आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को कवर करते हैं, जिसमें जोखिम मूल्यांकन, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व चेतावनी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति शामिल है। दिशा निर्देशों के क्षेत्र, एरियाज ऑफ गाइडलाइंस क्या है एनडीएमए के, एक तो जोखिम मूल्यांकन करना, ये दिशा निर्देश आपदाओं के जोखिम का आकलन करने के तरीकों को निर्धारित करते हैं। दूसरा जोखिम न्यूनीकरण यानी जोखिम को कम से कम करना, पूर्व चेतावनी निर्गत करना, प्रतिक्रिया रिस्पांस देना, लोगों को बचाना जब आपदा आ जाए और उनका सहयोग करना, पुनर्प्राप्ति यानी उनको फिर से स्थापित करना, जो रिकवरी करना उनकी। तो उसके दिशा निर्देश आपदाओं के बाद लोगों की मदद और बुनियादी ढांचे की मरम्मत के तरीकों को निर्धारित करते हैं। इसके बाद दिशा निर्देशों के उद्देश्य क्या है, आपदाओं की जोखिम को कम करना, आपदाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना, आपदाओं के दौरान लोगों को बचाने और सहायता प्रदान करने में मदद करना, और आपदाओं के बाद लोगों की मदद और बुनियादी ढांचों की मरम्मत में मदद करना। ये सारे क्या हैं, इसके एनडीएमए के जो दिशा निर्देश हैं उसके उद्देश्य हैं। अगला है टॉपिक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में ये बना था, तो 2005 इसको कहते हैं। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में इसको पारित किया था। तो इसमें क्या है, ये अधिनियम भारत में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है।
इसके अधिनियम के उद्देश्य क्या है? वही जो ऊपर एनडीएमए के उद्देश्य, वही आपदाओं के जोखिम को कम करना, आपदाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना, आपदाओं के दौरान लोगों को बचाने और सहायता प्रदान करना, आपदाओं के बाद लोगों की मदद और बुनियादी ढांचे की मरम्मत करना, वही सारे पॉइंट्स बार बार आ रहे हैं। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? यह अधिनियम भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक एकीकृत ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को कवर करता है, जैसे जोखिम मूल्यांकन, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व चेतावनी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति। यह अधिनियम आपदा प्रबंधन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए और राज्य आपदा प्राधिकरण यानी कि एसडीएमए भी इसके अंतर्गत आते हैं, ये आप मान के चलिए। तो नेक्स्ट है आपका वही एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। यानी जब कोई आपदा आ जाती है तो ये जो फोर्स है या बल है ये एक्टिव हो जाता है और लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल भारत में आपदा प्रबंधन का एक केंद्रीय बल है। इसका गठन 2005 के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत किया गया था। एनडीआरएफ का उद्देश्य प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान देश के लोगों को तत्काल राहत और बचाव सेवाएं प्रदान करना है। एनडीआरएफ एक अत्यंत प्रशिक्षित और विशेष बल है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारी शामिल होते हैं, जैसे पैरामेडिक्स के होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, स्नाइपर होते हैं और संचार विशेषज्ञ होते हैं। वे आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से तैनात किए जा सकते हैं और तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। एनडीआरएफ निम्नलिखित गतिविधियों में शामिल होता है: बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव और राहत कार्य करना, रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपात स्थितियों से निपटना, खोज और बचाव अभियान चलाना, आपदा प्रबंधन में अन्य एजेंसियों को सहायता प्रदान करना। ये इसके क्या हैं? प्रमुख गतिविधियां हैं जो ये एनडीआरएफ करता है। अब ये एनडीआरएफ की बात करें तो एनडीआरएफ ने बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे 2004 की सुनामी, 2013 में उत्तराखंड में बाढ़, 2015 में नेपाल भूकंप। तो इस बल ने लोगों को बचाने, चिकित्सा सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचे की मरम्मत में मदद करने में बहुत प्रयास किए। एनडीआरएफ एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन है जो भारत को आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाता है। यह लोगों की जान बचाता है, समुदायों की सहायता करता है और राष्ट्रीय पुनर्प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है एनडीआरएफ की तर्ज पर स्टेट लेवल पे जो फोर्स बनी है उसको कहते हैं एसडीआरएफ। एसडीआरएफ मतलब इसका फुल फॉर्म है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल। तो एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भारत में राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन बल है, यानी ये राज्य के भीतर कार्य करता है अगर राज्य में कोई आपदा आ जाती है। तो यह जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एनडीआरएफ का एक पूरा काम कह सकते हैं और राज्य सरकारों की ये अधीन काम करता है। 2005 के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य को अपना एसडीआरएफ बनाने का निर्देश दिया गया था। एसडीआरएफ का उद्देश्य प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान राज्य के लोगों को तत्काल राहत और बचाव सेवाएं प्रदान करना है। तो एनडीआरएफ की तुलना में एसडीआरएफ अगर कहे तो एक छोटा बल होता है जो राज्य स्तर के लिए कार्य करता है, लेकिन राज्य के विशिष्ट भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार प्रशिक्षित होता है। एसडीआरएफ में वही गतिविधियां शामिल होती हैं जो एनडीआरएफ में होती हैं। राज्य के भीतर आपदाओं के दौरान बचाव और राहत कार्य करना, एनडीआरएफ के कार्यों में सहायता प्रदान करना। अगर एनडीआरएफ कार्य कर रहा है तो एसडीआरएफ को भी लगाया जा सकता है। राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करना, राज्य में आपदा जोखिम कम करने और तैयारी के प्रयासों में शामिल होना, ये इसकी मुख्य गतिविधियां हैं, उसी तरीके से जैसे कि एनडीआरएफ की हैं। तो एसडीआरएफ विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जा सकता है। जैसे महाराष्ट्र में से महाराष्ट्र डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एसडीआरएफ का ही कहा जाता है, जबकि गुजरात में से स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स एसईआरएफ के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, अब हमने देश लेवल पे बात किया, उसके बाद राज्य स्तर की, उसके बाद एक फोर्स होता है जो जिला स्तर पर भी कार्य करता है जिसको कहते हैं डीडीआरएफ यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। डीडीआरएफ का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी जिला स्तरीय आपदा प्रतिक्रिया बल। तो डीडीएफ क्या है? भारत में जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन बल है। यह एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का एक उप विभाग है और जिला प्रशासन के अधीन कार्य करता है। यानी कि ये एसडीआरएफ का ही एक पार्ट आप कह सकते हैं जो जिला लेवल पे काम करता है, जिला प्रशासन के अधीन। और जिले में किसी जिले में जैसे कोई आपदा आ जाती है तो वहाँ ये बल तुरंत सक्रिय होकर के काम में लग जाता है। सभी राज्यों में डीडीआरएफ नहीं होते हैं, कुछ जगह बने होते हैं, कुछ जगह नहीं होते हैं। अभी तक कई राज्यों में डीडीआरएफ के गठन की प्रक्रिया चल रही है। जिन राज्यों में डीडीआरएफ है वहां के प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान जिला स्तर पर
तत्काल राहत और बचाव सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीडीआरएफ के कार्यों में निम्न शामिल है। कार्य वही सबके हैं, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे डीडीआरएफ हो, सबका वही है। जिला स्तर पर आपदाओं के दौरान बचाव और राहत कार्य करना, जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करना, जिला प्रशासन को आपदा प्रबंधन कार्यों में सहायता प्रदान करना, समुदायों को आपदा जोखिम कम करने और तैयारी के बारे में जागरूक करना, और जिला स्तर पर आपदा डेटा का संग्रह और विश्लेषण करना। तो डीडीआरएफ क्या होता है? आमतौर पर पुलिस है, अग्निशमन सेवा है, इसमें होम गार्ड हैं, अन्य जिला स्तरीय एजेंसियों के कर्मियों से बना होता है, और उन्हें आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। यह डीडीआरएफ अपेक्षाकृत छोटे बल होते हैं, वे जिला स्तर पर तत्काल जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बड़े पैमाने पर आपदाओं के दौरान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो कार्य करती है उसमें वो सहयोग भी करते हैं। सबसे लास्ट में आ गया आपदा मित्र। आपदा मित्र आप एक वॉलंटियर कह सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति खुद से आपदा मित्र बनना चाहता है, लोगों का सहयोग करना चाहता है, तो वो आपदा मित्र बन सकता है। तो भारत सरकार का जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए था, उसके द्वारा शुरू की गई एक योजना थी। उसने एक योजना शुरू की थी। इसके तहत 18 से 60 वर्ष की आयु के स्वस्थ और सक्रिय नागरिकों को आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो आपदा मित्र कोई बनना चाहता है तो वो वेबसाइट एक बनी है, उसमें अपना अप्लाई करता है और उसको सारा चीज वो फिर उसको बुलाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। सामान्यतः जैसे 15 दिन का सारी चीजें उसको सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं कैसे लोगों की मदद करना है। तो 18 से 60 साल की उम्र के हों, स्वस्थ हों और सक्रिय नागरिक हों, उनको आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये आपदा मित्र निम्नलिखित कार्यों में शामिल होते हैं: आपदाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना और उन्हें आपदाओं से बचने के उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करना, आपदाओं के दौरान लोगों को बचाने और राहत सामग्री पहुंचाने में मदद करना, आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में मदद करना। आपदा मित्र योजना का उद्देश्य भारत में आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करना और लोगों को आपदाओं से बचाना है। आपदा मित्र योजना के तहत प्रशिक्षण की अवधि सामान्यतः 15 दिन होती है। प्रशिक्षण में आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे आपदाओं के प्रकार और उनके कारण, आपदाओं के दौरान बचाव और राहत कार्य, आपदाओं से बचने के उपाय, आपदा प्रबंधन योजनाएं। तो आपदा मित्र योजना के तहत प्रशिक्षित लोगों को एक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, आपातकालीन कार्रवाई किट भी दे दी जाती है और जीवन और चिकित्सा सुविधा को कवर करने वाला उनका समूह बीमा भी करा दिया जाता है। तो आपदा मित्र योजना भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह लोगों को आपदाओं से बचाने और आपदाओं के दौरान राहत प्रदान करने में भी मदद करता है। अब कुछ केस स्टडीज हैं जो इंडिया में हुई हैं, जैसे जो बड़ी बड़ी आपदाएं आई हैं, जैसे कोविड-19 या कोरोना की महामारी आ गई थी, इसी तरह से आग लगने की घटना, भूकंप है। तो क्या उसमें हमको सीखने को मिला, क्या घटनाएं हुई, किस तरह से राहत और बचाव कार्य किए गए, ये केस स्टडीज में हमको पढ़ना है। तो आइए केस स्टडीज की शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका भारत में आपदा प्रबंधन प्रयासों के केस स्टडीज, यानी केस स्टडीज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स। तो एफर्ट्स यानी प्रयास की बात करें तो कोविड-19 एक महामारी थी जो आपको पता है आई थी, और इसमें बहुत सारे लोग, आप सभी लोग परिचित होंगे, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोविड-19 महामारी एक वैश्विक आपदा थी, मतलब पूरे विश्व में ये आई थी, सभी देश इससे क्या हुए, इसके उसमें प्रभाव में आ गए थे। तो जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ली और लाखों लोगों को प्रभावित किया। कोविड-19 एक वैश्विक यानी पूरे विश्व के लिए एक आपदा थी, और दुनिया भर के, आपको पता है कि लाखों लोगों की जान चली गई थी और लाखों लोग उससे प्रभावित हो गए थे। इस महामारी ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण चुनौतियों और अवसरों को उजागर किया। महामारी के दौरान आपदा प्रबंधन के प्रयासों के प्रमुख क्षेत्र, क्या क्या प्रयास इस समय इसके रहे? पूर्व चेतावनी और जागरूकता, तैयारी की गई, प्रतिक्रिया दी गई और रिकवरी भी की गई। इसमें पूर्व चेतावनी और जागरूकता, जब कोविड-19 की महामारी शुरुआत में दुनिया भर में स्वास्थ्य फैलने लगी तो स्वास्थ्य अधिकारियों ने जल्दी से इस महामारी के जोखिमों को पहचाना और जनता को इसके बारे में जागरूक करना शुरू किया। अभियान चलाया कि मास्क लगाइए, इतने फीट की दूरी बनाए रखिए, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में बचने से बचिए, इसका टीकाकरण आने वाला है तो टीकाकरण कराइए, संक्रमण से बचिए, ये सब प्रशिक्षित करना शुरू किया। तैयारी की, कोविड-19 महामारी की शुरुआत में दुनिया भर की सरकारों ने महामारी से निपटने के लिए तैयारी शुरू की। इनमें जैसे आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करना, संसाधनों की संख्या बढ़ाना, उनको लोगों को जानकारी देना, संसाधन उपलब्ध कराना। प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स क्या रहा? कोविड-19 महामारी की शुरुआत में दुनिया भर की सरकारों ने महामारी से निपटने के लिए प्रतिक्रिया शुरू की। इन प्रतिक्रियाओं में लॉकडाउन किया, सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए निर्देश जारी किए, यात्रा में प्रतिबंध लगाए कि कोई बाहर इस जगह देशों में यात्रा नहीं कर सकते, अनावश्यक यात्रा न करे। इन प्रतिक्रियाओं का उद्देश्य महामारी के प्रसार को धीमा करना और लोगों की जान बचाना था।
रिकवरी। कोविड-19 महामारी के बाद दुनिया भर की सरकारें महामारी से हुए नुकसान से उबरने के लिए रिकवरी शुरू कर रही हैं। इन रिकवरी प्रयासों में अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करना, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करना, लोगों को महामारी से हुए मानसिक स्वास्थ्य प्रभावों से निपटने में मदद करना। अब महामारी के दौरान आपदा प्रबंधन प्रयासों की कुछ सफलताएं और चुनौतियां हम देखते हैं। सफलताएं क्या रहीं? स्वास्थ्य अधिकारियों ने जल्दी से महामारी के जोखिमों को पहचाना और जनता को इसके बारे में जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किए। दुनिया भर की सरकारों ने क्या किया? महामारी से निपटने के लिए तैयारी की और प्रतिक्रिया शुरू की। वैक्सीन और अन्य उपचार विकसित किए जो महामारी से बचाने और लोगों को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। तो ये क्या थी? इसकी सफलताएं थी जो कोविड-19 में प्राप्त की। चुनौतियां, चैलेंजेस क्या थी? महामारी की शुरुआत में महामारी के बारे में बहुत कुछ अज्ञात था, जिससे प्रतिक्रियाओं को चुनौतीपूर्ण बना दिया। महामारी ने कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां पैदा की जिनसे निपटना मुश्किल था। महामारी के कारण वैश्विक सहयोग में कमी आई, जिससे महामारी से निपटने में क्या हुई? बाधा उत्पन्न हुई, क्योंकि सभी देश इससे प्रभावित थे। अब निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कोविड-19 महामारी ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण चुनौतियां और अवसरों को उजागर किया। इस महामारी से निपटने के लिए किए गए प्रयासों से हमें ये सीखने में मदद मिली है कि महामारी से निपटने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस महामारी से सीखे गए सबक भविष्य की आपदाओं से निपटने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो ये थी कोविड-19 की केस स्टडी। दूसरी केस स्टडी हम करने जा रहे हैं वो है भूकंप के बारे में। तो भूकंप का हम परिचय जान लेते हैं। आप सभी जानते हैं भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो पृथ्वी की भूपट्टी में अचानक होने वाली हलचल से होती है। यह हलचल तरंगों के रूप में फैलती है और धरती को हिला देती है। भूकंप के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है, जिसमें मौतें, चोटें, संपत्ति की क्षति और बुनियादी ढांचे का विनाश इसमें शामिल है। इसमें क्या प्रयास किए? इन प्रयासों में निम्नलिखित शामिल। भूकंप के दौरान कई देशों ने आपदा प्रबंधन के प्रयास किए थे, जैसे प्रभावित क्षेत्रों की पहचान और मूल्यांकन करना, राहत कार्य करना, पुनर्प्राप्ति योजना। इसके बाद कुछ सफल प्रयास का अगर हम देखें तो चिली में भूकंप आया था 2010 में। चिली भूकंप 8.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप था जिसने 2010 में चिली को प्रभावित किया। इस भूकंप के बाद चिली सरकार ने प्रभावी आपदा प्रबंधन प्रयास किए। इन प्रयासों में एक व्यापक राहत और पुनर्प्राप्ति योजना शामिल थी। इस योजना के परिणाम स्वरूप भूकंप के प्रभावों को कम करने में मदद मिली। जापान में भूकंप आया था 2011 में। जापान भूकंप 9.0 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप था जिसने 2011 में जापान को प्रभावित किया। इस भूकंप के बाद जापान सरकार ने प्रभावी आपदा प्रबंधन प्रयास किए। इन प्रयासों में एक मजबूत आपदा चेतावनी प्रणाली और एक प्रभावी राहत और पुनर्प्राप्ति योजना शामिल थी। इस योजना के परिणाम स्वरूप भूकंप के प्रभावों को कम करने में मदद मिली। तीसरा था हैती भूकंप 2010 में आया था। हैती भूकंप 7.0 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप था जिसने 2010 में हैती को प्रभावित किया। इस भूकंप के बाद हैती सरकार ने प्रभावी आपदा प्रबंधन प्रयास किए। इन प्रयासों में से एक अंतर्राष्ट्रीय राहत प्रयास शामिल था जिसने भूकंप के बाद हैती की मदद की। इस प्रयास के परिणाम स्वरूप भूकंप के प्रभावों को कम करने में क्या हुई? मदद मिली। चुनौतियां भी रहीं, जैसे भूकंप की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, भूकंप के प्रभावों को कम करना मुश्किल है, भूकंप के बाद पुनर्निर्माण करना बहुत महंगा है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भूकंप एक गंभीर आपदा हो सकती है, हालांकि प्रभावी आपदा प्रबंधन प्रयासों से भूकंप के प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है। भविष्य के लिए कुछ सबक हैं। क्या है? भूकंप के जोखिम को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें अनुसंधान पर निवेश करना चाहिए, यानी रिसर्च करना चाहिए ज़्यादा। भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए बेहतर तकनीक विकसित की जानी चाहिए और भूकंप के प्रभावों को कम करने के लिए बेहतर निर्माण मानकों और नीतियों को विकसित किया जाना चाहिए। भूकंप के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं में सुधार किया जाना चाहिए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम भविष्य की भूकंपों के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तीसरा जो केस स्टडी है वो है भारत में अग्निशमन, यानी आग से संबंधित जो घटनाएं होती हैं। तो आग एक ऐसी आपदा है जो किसी भी समय और किसी भी स्थान पर हो सकती है। भारत में आग एक आम समस्या है। गर्मियों के दिनों में आपने अक्सर सुना होगा कि आग लग गई, जंगलों में आग लग जाती है। तो हर साल भारत में हजारों आग लगती है जिसमें बड़ी संख्या में मौतें और चोटें होती हैं। भारत में आग से निपटने के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन काम करते हैं। इनमें भारतीय अग्निशमन सेवा IFS, राज्य अग्निशमन सेवाएं और निजी अग्निशमन सेवाएं शामिल हैं। कुछ सफल प्रयासों की यदि बात करें तो मुंबई आग 2013 में मुंबई में आग लगी थी। इसमें मुंबई के एक इमारत में लगी एक भीषण आग थी। इस आग में 14 लोगों की मौत हो गई और 27 लोग घायल हो गए। ये लगभग आंकड़ा है, कुछ आंकड़ा बाद में घट बढ़ भी जाता है जो और ज्यादा भी हो सकता है। इस आग के बाद भारतीय अग्निशमन सेवा ने आग से निपटने के लिए अपने प्रयासों को मजबूत किया। इन प्रयासों में नए उपकरणों और प्रशिक्षण का अधिग्रहण भी शामिल था। पुणे में आग लगी थी 2017 में।
2017 में क्या हुआ था, पुणे में एक गोदाम में लगी एक भीषण आग थी, इसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। ये लगभग आंकड़ा है, इससे ज्यादा आंकड़ा हो सकता है। इस आग के बाद महाराष्ट्र सरकार ने आग से निपटने के लिए अपने प्रयासों को मजबूत किया। इन प्रयासों में नए कानूनों और नियमों का निर्माण शामिल था। दिल्ली में आग लग गई थी 2021 में। दिल्ली आग 2021 में दिल्ली में एक इमारत में लगी भीषण आग थी। इस आग में 10 लोगों की मौत और 12 लोग घायल हो गए थे। आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है, ये लगभग एक अनुमान है। इस आग के बाद दिल्ली सरकार ने आग से निपटने के लिए अपने प्रयासों को मजबूत किया। इन प्रयासों में नए उपकरणों और प्रशिक्षण का अधिग्रहण भी शामिल था। चुनौतियां क्या है? आग से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधनों की एक तो कमी है, आग से निपटने के लिए समन्वय की कमी है, निपटने के लिए सार्वजनिक जागरूकता की कमी है। लोग जागरूक नहीं रहते, जैसे गर्मियों में कहीं भी बीड़ी जला करके फेंक दिया, माचिस फेंक दी या वैसे कुछ जलती हुई चीज ऐसे रख दी कि जिससे आग बेजोड़ विकराल रूप धारण कर लेती है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत में आग से निपटने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं जिनका सामना किया जाना चाहिए। तो इस पर काम करने की जो जरूरत है, एक तो आग से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधनों में निवेश करना, आग से निपटने के लिए बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना और सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। इन प्रयासों से भारत में जो आग से निपटने की क्षमता में सुधार करने में काफी मदद हमको मिल सकती है। अगली केस स्टडी है आपकी भारत में गरज और बिजली यानी थंडर स्टॉर्म जिसको कहते हैं और बिजली गिरना, जो कि बरसात के सीजन में अक्सर देखने को मिलता है। तो गरज और बिजली एक प्राकृतिक आपदा है जो भारत में आम है और हर साल गरज और बिजली से हजारों लोग मारे जाते हैं और घायल होते हैं। गरज और बिजली से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भारत सरकार ने कई उपाय किए हैं। इन उपायों में शामिल है गरज और बिजली की चेतावनी प्रणाली। इसके लिए पहले से ही चेतावनी जारी कर दी जाती है कि भाई सावधान रहिए, इसमें बिजली और गरज के साथ तूफान आने की संभावना है, तो घर से बाहर ना निकलिए, कोशिश करिए और जो सुरक्षा उपाय अपनाए जा सकते हैं वो सब अपनाए जाएं। तो सार्वजनिक जागरूकता, इसमें जागरूकता पेपर में, न्यूज पेपर में निकाला जाता है, टीवी चैनलों, समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत प्रसारित किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। इमारतों और बुनियादी ढांचों की सुरक्षा की जाती है, कैसे सुरक्षित उनको रखा जाए। बिजली गिरती है यदि किसी इमारत पे तो कैसे, जैसे तड़ित चालक लगाए जाते हैं, यूज किया जाता है। तो ये सब चीजें हैं। कुछ प्रयास जैसे हुए 2018 में महाराष्ट्र गरज और बिजली, 18 में महाराष्ट्र में गरज और बिजली 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरीके से 2022 में उत्तर प्रदेश में गरज और बिजली से 50 से अधिक लोगों की जान चली गई। लगभग आंकड़ा है, हर साल अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो सैकड़ों लोगों की मृत्यु होती है। उत्तर प्रदेश में बहुत घटनाएं होती हैं। कुछ चुनौतियां हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कम पहुंच है और जलवायु परिवर्तन होता है, जिसमें कई बार क्या होता है कि इसमें घटनाओं में इस तरीके की वृद्धि हो जाती है, ज़्यादा बिजली गिरना और इस तरीके का थंडर स्टॉर्म आना। तो भारत में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि गरज और बिजली एक गंभीर समस्या है। सरकार द्वारा लेकिन उठाए गए कदमों से गरज और बिजली से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिली है। भविष्य में गरज और बिजली से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और गरज और बिजली से बचाव के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। भविष्य के लिए सबक भी हम सीख सकते हैं कि भाई हम गरज और बिजली से बचाव करें, जागरूकता फैलाएं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के उपाय अपनाएं कि भाई इस तरह की घटनाएं ना हो, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच हम अपनी बढ़ाएं। तो इन सबसे ध्यान में रखते हुए हम भविष्य में गरज और बिजली से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अधिक प्रभावी कदम उठा सकते हैं। तो ये सारी आपने केस स्टडीज देखी, सब आपके आसपास से जुड़ी हुई हैं। आसपास इस तरीके की घटनाएं होती हैं, बचने के उपाय कैसे करना, ये सब हमको जागरूक रहना चाहिए, दूसरों को जागरूक करना चाहिए। जो गाइडलाइंस हैं भारत सरकार के, जो एक्ट बने हैं, जो ऊपर हमने पढ़े, जो प्राधिकरण बना है, जो फोर्स बनी है, उनको मदद करना चाहिए और हमें पूरी जानकारी होना चाहिए ताकि हम दूसरों को भी जागरूक कर सकें। तो ये पूरा चैप्टर आज हमारा फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा आपने नोटबुक में पेन और नोटबुक लेकर पूरा तैयार कर लिए होंगे शॉर्ट नोट्स। वही नोट्स आपके परीक्षा में रिवीजन के समय काम आएंगे और वही आगे चल के जब आप फर्दर स्टडीज में, हायर स्टडीज में जाएंगे तो भी यही नोट्स आपके काम आने वाले हैं। तो प्लीज नोट्स जरूर बना लीजिए। सभी वीडियो हमारे चैप्टर वाइज 7 चैप्टर हैं, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 7 चैप्टर के 7 वीडियो मैंने बना करके आपको बहुत संक्षेप में कोशिश किया है कि पूरा समझ में आए, पूरा सिलेबस और पूरे टॉपिक्स कवर हो, वो मैंने पूरा प्रयास किया है। अब मैं आपको परीक्षाओं हेतु शुभकामनाएं देता हूं कि निश्चित तौर पर आपको परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। तो इसको जरूर नोट्स तैयार कर लीजिए शॉर्ट, और उसके जो मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं वो सबको कवर जरूर कर लीजिए। और तो परीक्षाओं हेतु मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।